हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज का टॉपिक है रेजिस्टिविटी। इससे पहले के टॉपिक में आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके देख लो, ठीक है। उसमें आपको रेजिस्टेंस के बारे में जो कुछ भी डिटेल जाननी होगी वो सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना खूबसूरत सा टॉपिक रेजिस्टिविटी। कॉपी पेन निकाल लो और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आखिर होता क्या है। तो रेजिस्टिविटी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे, रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में नहीं लेकिन कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/a के, ठीक है। तो अगर दोनों को मैं एक साथ लिख दूं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L/a, ऐसे आएगा बच्चों। ये जो होता है ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ठीक है। तो जैसे इस साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम नाम से जानते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं, रो। या इसको दूसरे नाम से जानते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी आपको एक बार में याद नहीं होगा, ठीक है। पी नहीं है ये बेटा, रो है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सर ये तो हमको पता है सर, ये तो कई बार हमने देखा है सर, डिटेल में बताइए। तो अभी आपको समझाएंगे कि रेजिस्टिविटी आखिर है क्या, काम कैसे करता है, ठीक है। मेटल पे क्या इसका असर है, एलॉय पे इस पे क्या असर है, और हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ इसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, इतना आपको समझ में आ गया। ये जो रो है बच्चों ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, या इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, मेरे को रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, इधर जो एरिया है ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, R × A, ठीक है। जो ऊपर L मल्टीप्लाई में था नीचे आके डिवाइड में। तो ये हमको रेजिस्टिविटी का क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। अब रेजिस्टिविटी की जरा हम ऐसा यूनिट को कैलकुलेट करना सीखें, कैसे करेंगे, रो, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर से मीटर कर क्या बचा, ओम × मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम × मीटर, मतलब ओम मीटर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे रो है, रो मीन्स रोना नहीं, ये रो मतलब है रेजिस्टिविटी की, ठीक है। ये सिंबल है, इसको रो बोलते हैं, RHO। क्लियर हो गया। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लूँ फिर मैं समझाता हूँ आपको अपने शब्दों में। रब कर दें यहाँ पे, दें बच्चा पार्टी। सर बच्चा पार्टी मत बोलो सर, वैसे भी एग्जाम की बहुत सारी टेंशन है। कोई बात नहीं, टेंशन को भी थोड़ा कम कर देंगे। अच्छा बच्चों, रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। रेजिस्टिविटी काम कैसे करता है। मान लो बच्चों ये मेरे पास अभी मार्कर है, ठीक है। इसको आप कंसीडर करो कि ये क्या है, एक पीस ऑफ वायर है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस वायर की यूनिट लेंथ है, ठीक है, और इसका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बच्चों, वायर है ये, तो इसमें चार्ज फ्लो होगा, और जहां चार्ज फ्लो होगा वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा। आपको पता है, नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब इसमें चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाएगा, भले ही इसकी कम लेंथ है, ठीक है। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब कोई भी वायर की लेंथ कम होती है तो उसमें करंट ज्यादा होता है और रेजिस्टेंस कम होता है। क्लियर हो गया। तो जाहिर सी बात है ये वायर है, इसकी यूनिट लेंथ है और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो इसमें जो चार्ज फ्लो होगा वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है इसमें रेजिस्टेंस होगा। क्लियर हो गया। मतलब आप सीधा सा कहोगे कोई भी वायर में जो यूनिट लेंथ है और उसका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना रेजिस्टेंस है वो क्या बताएगा, रेजिस्टिविटी बताएगा। क्लियर हो गया, कोई तकलीफ। अब बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करता है। बच्चों जो रेजिस्टिविटी है ना ये बिल्कुल ब्रह्मचारी है, मतलब ना शेप पे डिपेंड करता है ना साइज पे डिपेंड करता है। समझ में आया। मतलब इसकी लेंथ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, और ना ही इसके एरिया पे कोई फर्क पड़ेगा, मतलब इसकी थिकनेस पे कोई फर्क पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चाहे कितना भी लेंथ चेंज करो, चाहे कितना भी एरिया चेंज करो, रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कुछ पॉइंट लिख ले बच्चों। तो जैसे कि रेजिस्टिविटी मैंने आपको क्या बताया, इसको हम किस नाम से और जानते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद रखना
काम आएगा आगे। इसकी यूनिट भी आपको पता चल गई क्या होती है, ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब तीसरी चीज ये पता चल गई, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल। ठीक है, मतलब शेप साइज का मतलब है ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगा और ना ही थिकनेस पे डिपेंड करेगा। आई बात समझ में, कोई तकलीफ? यहां तक बच्चों समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में क्वेश्चन आते हैं यहां से कि रेजिस्टिविटी मेटल्स और एलॉय इन पे कितना चेंज लाती है। ठीक है, मतलब रेजिस्टिविटी का क्या प्रभाव पड़ेगा मेटल और एलॉय पे, ये भी देख लेते हैं। देखें, चलो स्टार्ट करते हैं। इतना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। अब जो बच्चों जो मेटल्स और एलॉय होते हैं ना, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है और इनकी जो रेजिस्टिविटी की रेंज है वो 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर है। आपको ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा बिल्कुल। बच्चों सीधा सा लिखेंगे, द मेटल्स एंड एलॉय generally have very low resistivity और रेंज कितनी होती है बच्चों इनकी, 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये जनरली मेटल और एलॉय की क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। आई बात समझ में? जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल दोनों टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है वो मेटल का इंक्रीज करता है व्हाइल राइजेस द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, वो क्यों बढ़ता है? जाहिर सी बात है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा हो गए, जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे, हिडन एनर्जी देंगे, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में टकराव ज़्यादा होगा। जब जितना ज़्यादा टकराव होगा तो रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा हो गया। समझ में आ गया? मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी चेंज होता है और रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ये पेपर में बच्चों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाई एलॉय हैव हाई रेजिस्टिविटी इन कंपैरिजन विद मेटल्स। अब बच्चा बात करते हैं कि बार बार हम ये टर्म जो एलॉय यूज करते हैं ये है क्या। आपने बचपन से ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जो एलॉय होता है वो मिक्सचर होता है मेटल्स का भी नॉन मेटल्स का, मतलब इसमें मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, नॉन मेटल्स की भी होंगी। अच्छा बच्चों, आपको बताते हैं कि एलॉय बनता कैसे। ठीक है, जब हम मेटल्स को हाई टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, तो मेटल क्या करता है, मेल्ट होता है। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं, फिर से लिख रहा हूं, ये क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। क्या करते हैं, मेल्ट होते हैं। आई बात समझ में? जो गौर करने वाली बात ये है कि जब ये मेटल मेल्ट हो रहा है तो इसमें हम क्या मिला देते हैं, नॉन मेटल मिला देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? और नॉन मेटल और मेटल के मिलने से ये नया मटेरियल बन जाता है जिसको नाम दे दिया हमने एलॉय। ठीक, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, मेटल का और नॉन मेटल का। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मतलब जब हम कोई भी मेटल को क्या कर देते हैं, मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने पे हम इसमें नॉन मेटल की इंप्योरिटीज मिला देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये क्या बन के तैयार हो जाता है, एलॉय। ठीक है, इसीलिए एलॉय की रेजिस्टिविटी हायर होती है किसके मुकाबले, मेटल के। इतनी बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ यहां तक? बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक, फिर मैं आगे बढ़ूं। अच्छा बच्चों, अब जरा बात करते हैं, गौर करने वाली बात है कि सर मेटल के बारे में आपने बता दिया, ठीक है, एलॉय के बारे में बता दिया, अब जरा इंसुलेटर के बारे में भी बता दो कि इंसुलेटर पे क्या फर्क पड़ता है रेजिस्टिविटी का। ठीक है, तो जो इंसुलेटर होते हैं बच्चों, इंसुलेटर्स के बारे में पता है ना, ये एकदम न्यूट्रल पदार्थ होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इनसे हीट पास हो सकती है ना करंट पास हो सकता है। समझ में आ गया? तुम इनके सामने दुनिया की सारी हरकतें करो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मतलब इनसे ना हीट पास होती है ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, किनसे, इंसुलेटर से। समझ में आ गया? तो ये न्यूट्रल बॉडीज की तरह काम करते हैं। क्लियर हो गया?
तो जो रजिस्टिविटी होती है जनरली इंसुलेटर्स की, मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, ये इनकी जो रेंज होती है वो 10 टू द पावर 12 ओम मीटर टू 10 टू द पावर 16 ओम मीटर होती है। समझ में आ गया? इतना ज़्यादा इनकी रजिस्टिविटी वेरी करती है। क्लियर हो गया? मेटल और एलॉय के कंपैरिजन में। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? ओ सॉरी, मतलब 17 होगा बच्चों। इतना समझ में आ गया? तो मतलब रजिस्टिविटी इंसुलेटर की कितनी होती है? 10 टू द पावर 12 मीटर टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। समझ में आ गया? और जो रजिस्टिविटी होती है मेटल और एलॉय की कितनी होती है? 10 टू द पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। समझ में आ गया? जिस तरह आप अपने गर्लफ्रेंड का फ़ोन नंबर अच्छे से याद करते हो ना, उसी तरह से आपको ये भी यूनिट याद करनी है। ठीक है? समझ में आ गया? ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? क्लियर हो गया? वरना सिर्फ मज़े में आप कॉर्नर पे लिख लो पेपर में बस, और आप दोबारा पलट के भी ना देखो। पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो इतना समझ में आ गया? ठीक। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि जो अभी हम एलॉय की बात कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो एलॉय होता है उसकी रजिस्टिविटी हायर होती है किसके कंपैरिजन में? मेटल से थोड़ी हायर होती है। ठीक है? अब जो एलॉय होती है, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो एलॉय होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा जल्दी, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं। समझ में? जितने भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एप्लियंसेस हैं उन सभी में हम एलॉय को यूज़ करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर हो, चाहे इलेक्ट्रिक आयरन हो, चाहे इलेक्ट्रिक टोस्टर हो। समझ में आ गया? या फिर कह दो वाटर हीटर हो, कुछ भी हो। ठीक है? या फिर जो बल्ब आपने देखा है, ठीक है, उसमें क्या फिलामेंट होता है? टंगस्टन एक फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, वो भी किस पे बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज भी क्या है? एक एलॉय है। समझ में आ गया? तो ये सब कुछ था रजिस्टिविटी के बारे में। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको एक फॉर्मूला तो मैंने अभी जस्ट बताया था, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है? और रजिस्टिविटी निकालनी हो तो क्या ऐसे करेंगे? रो R इंटू ए अपॉन एल। बच्चों ये फॉर्मूला याद कर लो, और जो आज इसके लेक्चर में मैंने पढ़ाया वो आपको आना चाहिए, वरना यहाँ रो है और आप सच में पेपर में रो दोगे। क्लियर हो गया? मजाक नहीं कर रहा हूँ। 10th में फिजिक्स के मात्र 4 चैप्टर हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। अगर आप इतना भी नहीं पढ़ सकते हो तो फिर बेकार है। ठीक है? आप जो लव क्विट्स होते हैं वो एक पैराग्राफ याद करके अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए याद कर लेते हो। ठीक है? आपको गर्लफ्रेंड का फेवरेट फूड, फेवरेट ड्रेस, ठीक है, क्या पसंद है क्या नहीं, वो सब तुम्हें एकदम पैरा रटा पड़ा होगा, और जो आपके लिए सच में जरूरी है वो आपको कुछ नहीं आता है। तो बच्चों ये कुछ था रजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है? एक हम प्यारा सा क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपका ये रजिस्टिविटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इतना ही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है? क्लास 10th लेवल पे अगर आप CBSE बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना रजिस्टिविटी के बारे में। 1-2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। हाँ, ये जरूर फ़र्क पड़ता है कि रेजिस्टेंस अगर 2 टाइम्स कर दिया जाए तो रजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने पीछे वाली वीडियो बना दी है, उसमें रेजिस्टेंस वाली टॉपिक में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है? लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मटेरियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो वीडियो जाके आपको ज़रूर देखनी है। ठीक है? और वो इसलिए देखनी है ताकि उससे आगे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, ठीक है, पावर वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ओम्स लॉ क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, और करंट का जो रिलेशन है रेजिस्टेंस और पोटेंशियल के साथ, वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इतना सब कुछ देखने के लिए ज़्यादा नहीं है, लगभग 24 मिनट की वीडियो है, आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है? 24 मिनट भी अगर सही से नहीं बैठ सकते हो तो बेटा फिर आपके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है? बस बड़े बड़े सपने देखना आराम से लेट के, और बस वो इमेजिनेशन में ही अच्छे लगते हैं। अगर तुम प्रयास ही नहीं कर सकते हो, थोड़ा पसीना नहीं बहा सकते हो, ठीक है, तो फिर बेकार है। ठीक है? तो एक क्वेश्चन लिखो बच्चों फटाक से, मैं रफ करने वाला हूँ इसको। ठीक है? एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन NCERT में मिल जाएगा। ठीक है? फटाफट से नोट करो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ वायर इज redrawn by pulling it until its length
is doubled. Compare the new resistance with the original one. बच्चों ये क्वेश्चन है। अच्छा जरा एक चीज़ समझो ध्यान से। मान लो मेरे पास कोई एक वायर है और हम उसको खींच रहे हैं। पुल मीन्स क्या होता है? अपनी तरफ खींचना। पुश मीन्स होता है धक्का लगाना। इतना तो फिजिक्स के स्टूडेंट हो जानते ही होंगे। तो वायर को मैं क्या कर रहा हूँ? पुल कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी तरफ मान लो पुल कर रहा हूँ। तो पुल करने से जाहिर सी बात है उसका लेंथ बढ़ जाएगा। जो वायर है, जो तार है, उसका लेंथ बढ़ जाएगा ना। उसको खींचेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ने से क्या होगा? एरिया कम होगा। मान लो ये एक वायर है, ध्यान से सुनना, अभी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। इसको मैं खींच रहा हूँ इधर, तो जाहिर सी बात है इसका लेंथ बढ़ेगा तो इसका एरिया कम होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये ओरिजिनल वायर था। ध्यान से समझो, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। और ये क्या था? न्यू लेंथ वायर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर इसका L नॉर्मल था, ठीक है, इसका एरिया भी नॉर्मल होगा, तो R का फॉर्मूला इस पे क्या हो जाएगा? रो L अपॉन A। ठीक है, तो ये तो ओल्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओरिजिनल। अब मान लो जब मैंने वायर की लेंथ बढ़ा दी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है लेंथ बढ़ने से एरिया घट जाएगा। ठीक है, मान लो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? जो न्यू रेजिस्टेंस को R डैश मान लो। मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप कर लेना। ठीक है, बस क्वेश्चन का मेथड समझो, मीन समझो। तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? R डैश मान लो मैंने न्यू रेजिस्टेंस लिया, तो जाहिर सी बात है जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो लेंथ दोगुनी हो जाएगी। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उसका एरिया कितना हो जाएगा? A/2। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है R इक्वल टू रो L अपॉन A, तो जरा फॉर्मूले में रख दो। ये R डैश कितना आ जाएगा? यहाँ पे रखो, तो ये हो जाएगा रो L अपॉन A। ठीक है, तो R डैश बराबर आ जाएगा रो 2L अपॉन A/2। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे पुट कर दो, R डैश बराबर आ जाएगा 4, ठीक है, रो L अपॉन A। तो रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी है बच्चों? R, तो 4 इंटू R। समझ में आ गया? जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो 4 टाइम्स होगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस के। आई बात समझ में? यहाँ तक दिख रहा है क्लियर? बहुत जल्दी इस पे नए टॉपिक पे वीडियो आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।